चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग चैप्टर के साथ, जो कि एग्ज़ाम में लगभग आपकी 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर। चलिए, सबसे पहले कंट्रोलिंग होता क्या है। देखिए, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। Actual performance is compared with standards। अब ये actual performance is compared with standards, ये क्या है, ध्यान से समझो। Suppose आपने for the month of July अपना सेल्स टारगेट रखा था 10 लाख रुपीस, बट आपकी जो एक्चुअल सेल्स है वो आई 8 लाख रुपीस। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरे लिए क्या हो गई, एक्चुअल सेल्स, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्या है मेरा, यहां पर स्टैंडर्ड है मेरा सेल्स टारगेट। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में होता क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स विद द पर्पस टू फाइंड डेविएशंस, विद अ पर्पस टू फाइंड डेविएशंस। अब एक वर्ड आपके सामने आया, क्या, डेविएशन। जैसे आपका सेल्स टारगेट था 10 लाख, बट आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी आई, 8 लाख। तो जो डेविएशन है, डेविएशन मतलब जो डिफरेंस है वो कितने का है, डेविएशन है आपकी यहाँ पर 2 लाख रुपए की। तो स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स विद द पर्पस टू फाइंड आउट डेविएशंस। डेविएशन क्या है, deviation is the difference between actual performance and set standards। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो deviations हैं वो दो तरह की हो सकती है। deviations हमारी दो तरह की हो सकती हैं। deviation दो तरह की कौन कौन सी हो सकती हैं, one can be positive deviation and another can be negative deviation। positive deviation कब होती है, जब हमारी actual performance बेटर होती है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर होती है स्टैंडर्ड से, उसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। बट अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझ में आया। पॉजिटिव डेविएशन कब, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन स्टैंडर्ड, और नेगेटिव डेविएशन कब, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड। तो हम क्या करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ जो है सेल्स टारगेट 10 लाख था, एक्चुअल सेल्स 8 लाख, तो ये जो डेविएशन आई 2 लाख रुपए की, ये आपकी क्या है, एक नेगेटिव डेविएशन है। क्यों, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से कम है। तो कंट्रोलिंग में हमने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की स्टैंडर्ड से विद द पर्पस टू फाइंड द डेविएशंस, एंड देयर आफ्टर सिर्फ डेविएशंस निकालना ही सफिशिएंट नहीं है, देयर आफ्टर करेक्टिव एक्शंस आर टेकन to fix such deviations, इसका मतलब आप समझे। हमने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले कंपेयर किया स्टैंडर्ड से, ताकि क्या निकल सके, डेविएशंस निकल सके, और उसके बाद हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। मतलब जैसे आपकी 10 लाख की सेल 8 लाख की हुई, टारगेट था 10, हुई 8, तो क्या कारण रहा, उनको हम एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। सपोज
ऑन एनालिसिस हमें पता लगा कि हमारा लैक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट था, लैक ऑफ एक्सपेंडिचर था ऑन एडवर्टीजमेंट, जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो कम आई। तो अगली बार से हम थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे ताकि ये डेविएशन फिक्स हो जाए। फिक्स हो जाए मतलब आगे से गलतियां हमारे पास ना आए। तो आपको समझ में आता है कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स विद द पर्पस टू फाइंड आउट द डेविएशंस एंड देयरआफ्टर करेक्टिव एक्शंस आर टेकन टू फिक्स सच डेविएशंस। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग की। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अभी आपने मेरे साथ डेफिनेशन देखी कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग एग्जैक्टली है क्या। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ध्यान से देखिए, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं सर, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। तो एक बात बताओ, सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड्स। मतलब द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला स्टेप कंट्रोलिंग के अंदर क्या आता है हमारे पास, स्टैंडर्ड्स को सेट करना। अब देखिए स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो होते क्या है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स आर द टारगेट्स अगेंस्ट विच actual performance is compared। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, टारगेट जिसके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर। जैसे आपने देखा अभी पीछे एग्जांपल में जो हमारी एक्चुअल सेल थी वो कितनी थी, 8 लाख। इसको हमने इस टारगेट से कंपेयर किया डेविएशन निकालने के लिए। तो ये जो टारगेट है वही मेरे लिए क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स आर द टारगेट्स अगेंस्ट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर। अब स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड जैसे सेल्स टारगेट कि कितनी हमें सेल्स अचीव करनी है, या प्रोडक्शन टारगेट कितना प्रोडक्शन हमें अचीव करना है। तो ये सारे हो गए क्वांटिटेटिव। बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कितनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको मेज़र करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है हमारे पास। जैसे सेल्स टारगेट है, वो तो हमने एक सेल्स टारगेट सेट कर लिया 10 लाख, अब एक्चुअल सेल कितनी आएगी प्लस माइनस चेक कर लिया। बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये कैसे चेक करें। तो इसके लिए भी हमने एक सिस्टम बना रखा है, जैसे रेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, आपने देखा होगा रेटिंग्स सिस्टम। अब सपोज हमने देखा कि जून के मंथ में हमने रेटिंग्स ली कस्टमर से आउट ऑफ 5 हमने अपने कस्टमर से रेटिंग्स ली। ठीक है, अब उसके अंदर सपोज हमारी जो रेटिंग्स है आउट ऑफ 5 वो क्रिएट हुई 3.8। क्या हुई, 3.8। तो मैंने क्या किया, इसको फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मैंने क्या किया, 3.8 रेटिंग्स को अपना स्टैंडर्ड बना लिया। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई स्टैंडर्ड इज 3.8 कि मुझे जुलाई के अंदर 3.8 या उससे ऊपर की रेटिंग्स अपनी रखनी है। मतलब धीरे धीरे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ते रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज हमारी जो राइवल फर्म्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल फर्म्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे बीकानेर वाला एंड हल्दीराम्स, इनको देखते हैं। ध्यान से देखिए,
सपोज हल्दीराम्स की जो रेटिंग्स हैं वो चल रही हैं 3.4, तो बीकानेर वाले के लिए कहीं ना कहीं ये एक तरह से स्टैंडर्ड का काम करता है कि उसको 3.4 या उससे ज़्यादा की एक्चुअल परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है। तो जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव, बट आपको ये ध्यान रखना है क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव को भी हम मेजर करने के लिए हमें उसे नंबर्स के अंदर किसी ना किसी तरीके से लाना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स व्हाट, स्टैंडर्ड्स आर द टारगेट्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड, एंड स्टैंडर्ड्स दो तरह के होंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल सेल्स टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट। क्वालिटेटिव के एग्जांपल्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। आपने देखा था क्या थी डेफिनेशन, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स चाहिए, अब मुझे देखनी है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर मेजर्ड, या कंप्यूटेड, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके लिए क्या होता है, एवरी डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स इस पर्पस के लिए हर डिपार्टमेंट अपनी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एवरी डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। हर डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी जाती है और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट बताता है कि उसने क्या क्या इस क्वार्टर के अंदर या उस पीरियड ऑफ टाइम की, जिस पीरियड ऑफ टाइम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन से टारगेट्स अचीव किए या उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही। एग्जाम्पल के तौर पर XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड के अंदर हमारे पास एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब सेल्स, हमने इनसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है, उसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट हमें क्या बताएगा, सेल्स डिपार्टमेंट उसमें हमें बताएगा एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उसकी कितनी रही, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई उसकी कितनी रही। उसके अंदर भी फर्स्ट वीक में कितनी रही, सेकेंड वीक में कितनी रही, थर्ड वीक में कितनी रही, फोर्थ वीक में कितनी रही, सारी डिटेल मैनर के अंदर सारी बातें परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर लिखी जाती हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है हमारा कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड्स with actual performance। Comparison of standards with actual performance, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं और सेकंड स्टेप के अंदर जो आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, आप उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हो और कंपेयर करके हमें क्या पता लगती है बेटा, डेविएशंस। ये किस लिए किया जाता है, दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग व्हाट, दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग डेविएशंस। बात समझ में। और जो डेविएशंस हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी,
वन कैन बी पॉजिटिव और वन कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन कब होगी? जब एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर होगी किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। और नेगेटिव डेविएशन कब होगी? जब एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होगी किससे? हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। समझ में आएगा? तो इसके अंदर हम डेविएशंस निकालते हैं। समझ में आया? अब देखिए जो डेविएशंस निकल के आती हैं उसको हम फिर इसके बाद करते हैं एनालाइज। द फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज एनालिसिस ऑफ डेविएशंस। मतलब जो आपने डेविएशंस निकाली हम उसको क्या करते हैं? एनालाइज। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हर तरह की डेविएशन को हम एनालाइज नहीं करते। नॉट एवरी टाइप ऑफ डेविएशन इज एनालाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की जो डेविएशन है वो एनालाइज नहीं की जाती। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और मैं लिखता हूं फिर और समझाता हूं आपको। माइनर डेविएशंस और डेविएशंस which are in acceptable limits, which are in acceptable limit can be ignored। अब ध्यान से समझना ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं। सपोज हमारा सेल्स टारगेट था 50 लाख रुपीस और हमारी जो एक्चुअल सेल्स है वो हुई 49.8 लाख्स। अब देखा जाए तो डेविएशन है, जी हाँ डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन। एक्चुअल सेल्स कम हुई है बट कितनी कम हुई है? मात्र सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीस की। तो दिस इज अ माइनर डेविएशन। माइनर डेविएशन जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके साल के लास्ट ईयर जो पोस्टल चार्जेस मतलब समझे, जो पोस्ट वगैरह करती हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को कुछ भी लेटर्स वगैरह, लास्ट ईयर जो पोस्टल चार्जेस थे वो थे ऑर्गेनाइजेशन के 1000 रुपये। इस साल पोस्टल चार्जेस जो आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के करंट ईयर में वो आए हैं 1200 रुपये। अब जो लास्ट ईयर था वो करंट ईयर के लिए स्टैंडर्ड होता है। मतलब लास्ट ईयर अगर 1000 रुपये खर्च था तो करंट ईयर के अंदर भी 1000 के आसपास। अब देखा जाए तो ये 20% करंट ईयर के अंदर ज़्यादा है। इंक्रीज ऑफ 20% इन postal charges during current year। ड्यूरिंग करंट ईयर जो पोस्टल चार्जेस हैं वो 20% बढ़े हैं, बट ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि पोस्टल चार्जेस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल खर्चों का एक बड़ा ही नॉमिनल पोर्शन होता है। अगर वो 10-20% बढ़ भी गया तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, माइनर डेविएशंस और डेविएशंस विच आर इन एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट है वो हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, those deviations which are of critical nature should be immediately focused।
अब ये क्या है, विच आर ऑफ क्रिटिकल नेचर शुड बी इमीडिएटली फोकस। ध्यान से देखें, सपोज रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कि 100 पर यूनिट आती थी वो बढ़कर नाउ रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है हमारी वो 115 रुपये पर यूनिट आ चुकी है। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, आप देख सकते हो कि जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो मेरी 15% से बढ़ रही है। ये एक क्रिटिकल नेचर की डेविएशन है जिसको मैनेजमेंट को इमीडिएटली फोकस करना चाहिए। देखिए मैंने लिखा दोज डेविएशंस विच आर ऑफ क्रिटिकल नेचर शुड बी इमीडिएटली फोकस्ड, और इन अदर वर्ड्स आई विल से मैनेजमेंट should focus on KRAs। अब ये KRAs क्या है, की रिजल्ट एरियाज, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन एरियाज हैं वहां पर फोकस करें। मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको हम दूसरा नाम क्या देंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो बेसिकली हर तरह की डेविएशन हमें फोकस नहीं करनी, हमें सिर्फ कौन सी डेविएशन फोकस करनी, विच आर ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, विच आर ऑफ की रिजल्ट एरियाज, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। माइनर डेविएशन या एक्सेप्टेबल डेविएशन हमें इग्नोर करनी है। और एक और चीज़ समझिए, जो देखो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जो डेविएशन लोअर और मिडिल लेवल पर सॉल्व हो सकती हैं वो खुद सॉल्व करें, हर डेविएशन टॉप लेवल को बताने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखें, अगर मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा गया बहुत एक्सेस में आ रहा है और उसका एक कारण पता लगाने की कोशिश की गई कि उसके पीछे मेन कारण है, उसके पीछे मेन कारण कि जो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर सपोज 3 बड़े रूम्स हैं, 3 रूम्स हैं, 1 2 3, ये वो हैं जो बड़े हॉल हैं, H1 H2 H3, और इसके अलावा से हमारे पास 4 छोटे छोटे रूम हैं। तो देखा गया कि जो भी टीचर आते हैं वो सबसे पहले क्लास H1 H2 और H3 के अंदर लेते हैं, चाहे बैच साइज कुछ भी हो, चाहे बैच साइज 10 बच्चों का हो, 8 बच्चों का हो, दे प्रेफर टू टेक इन क्लास इन H1 H2 H3। जबकि हमने H1 H2 H3 बनाया हुआ है कि मिनिमम जब 30 बच्चे होंगे किसी बैच के अंदर तो टीचर जो है वो इसके अंदर क्लास लेंगे। अगर 8-10 बच्चे हैं तो वो इन छोटे छोटे जो क्लासरूम्स हैं इनके अंदर क्लासेस लेंगे। तो अब इस कारण से पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये चीज़ जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिडल लेवल या लोअर लेवल जो है वो सॉल्व कर सकता है। अगर ये बातें वो मेरे को आकर बताएंगे तो क्या मैं की एरियाज पे फोकस कर पाऊंगा, मैं की एरियाज पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो बात आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ओनली दोज डेविएशंस should be communicated to higher level of management which are of exceptional nature, जो कि एक्सेप्शनल नेचर की हैं, सिर्फ हमें उन्हें ही कम्युनिकेट करना है, किसको, हायर लेवल को। एंड दिस इज नोन एज, इस चीज को हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और यू कैन से कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। बात समझ में? वो डेविएशंस जो कि लोअर लेवल और मिडिल लेवल पे सॉल्व हो सकती हैं वो हमें टॉप लेवल को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 स्टेप्स अब तक हम इस प्रोसेस तक देख चुके हैं।
फर्स्ट वॉज द सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकेंड वॉज द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, थर्ड वॉज कंपेयरिंग, फोर्थ वॉज एनालाइजिंग डेविएशन. नाउ फिफ्थ की अब हम बात करने जा रहे हैं. द फिफ्थ इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. देखिए, सिर्फ और सिर्फ डेविएशंस निकालने से ही बात नहीं बनेगी. डेविएशंस निकालने के बाद आपको करेक्टिव एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. करेक्टिव एक्शंस लेना मतलब न्यू प्लान्स बनाना, न्यू स्ट्रैटेजीज बनाना, ताकि आपने जो गलतियां पास्ट के अंदर कर दी हैं वो फ्यूचर में रिपीट ना हो. तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, न्यू प्लान्स आर मेड एंड implemented. New plans are made and implemented for future so that deviations can be fixed and organizational objectives can be achieved. तो आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर हमारे पास 5 स्टेप्स हैं. सबसे पहला क्या, सेटिंग स्टैंडर्ड्स. वेरी गुड. सेकंड क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. थर्ड क्या है, कंपेयरिंग. किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, मतलब स्टैंडर्ड्स और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को. थर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन. और फिफ्थ क्या निकला हमारा, फिफ्थ निकला हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन. समझ में आया. तो ये हमने देखा कंट्रोलिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है. इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप की, कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस की, उसके फीचर्स की, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ये आप सारा का सारा नोट डाउन कर लें, अपने पास इसके प्रॉपर नोट्स बना कर रखें. दोस्तों के बीच में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को इन्फॉर्म करें इसके बारे में. और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें. एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं कि सर बिजनेस स्टडीज़ की बुक, तो बिजनेस स्टडीज़ की बुक मेरी अभी अंडर द प्रिंटिंग प्रोसेस है. जैसे ही वो बुक अवेलेबल होती है आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से वो आप तक पहुँचाई जा सकती है, क्या उसके चार्जेस होंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा, दैट आई विल लेट यू नो.